नमस्कार दोस्तों, वाईटी क्रिएटिव स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे का दर्द। अपने बेटे और बहू की रोज के झगड़ा से परेशान होकर कैलाश बाबू अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालना लगे। उसमें अपने कुछ जोड़ी कपड़े रखे और उदास माँ से अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और बोले, कितने अंजन से पलकर बड़ा किया था हमने अपने इकलौते लाडले बेटे को। कहते ही वो रो पड़े, परंतु फिर सोने लगे कि नहीं, ये कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पहुंचने हुए अपनी पत्नी की तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने एक दोस्त को फोन किया जो वृद्ध आश्रम में रहते थे। भरे गले से उन्हें बताया कि अब वो भी वृद्ध आश्रम में ही रहना चाहते हैं। इतनी बात सुनते ही उनका दोस्त राधेश्याम तब्र गया। उसके पास कुछ पूछने के लिए कोई शब्द कभी नहीं बची। कैलाश बाबू ने केवल इतना ही कहा कि मैं रोज रोज के कल से परेशान गया हूँ और 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। जिस समय वे अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकालने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटा बहू अपने कमरे में बैठकर चाय और स्नैक्स का आनंद ले रहे थे, परंतु दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि आप यह समाज लेकर कहाँ जा रहे हैं, और ना ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रोज रोज की अपमान और जिल्लत भारी जिंदगी से परेशान कैलाश बाबू वृद्ध आश्रम पहुंच गए। थोड़े ही समय में उनके वृद्ध आश्रम में बहुत से मित्र बन गए। वे सबके साथ हलचल बताते, बातें करते, रोज सुबह सर और एक्सरसाइज भी करते। धीरे धीरे कैलाश बाबू को आश्रम में ही अच्छा महसूस होने लगा। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्ध आश्रम ज्यादा सुकून दे रहा था। सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे, जबकि घर में रोज के क्लेश से कैलाश बाबू का हृदय छलनी हो गया था। हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहते थे कि तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई, परंतु उसे बेटे ने भी मेरा साथ ना दिया, जिसके लिए मैंने कभी अपना पसीना भी पानी की तरह बहाई था। एक दिन कैलाश बाबू वृद्ध आश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे, तभी वृद्ध आश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी। वृद्ध आश्रम के सभी लोग उसे कर की और देखने लगे और सोने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस वृद्ध आश्रम में आया है, जिसने ना जान कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया होगा। आज फिर ऐसा कोई आंखों में आंसू लिए इस प्रांगण में प्रवेश करेगा। कर से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक औरत जो शायद उसकी माँ थी, उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालना लगा। उसे औरत की उम्र लगभग 65 वर्ष के करीब रही होगी। सर पर पल्लू होने के कारण उसका चेहरा सही ढंग से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही डर में कर से करीब 30-35 वर्ष की एक अन्य महिला उतरी, जिसके हाथ में एक बैग था। उसे महिला ने वो बैग उसे बुजुर्ग औरत के हाथ में थमाया और उसके बाद उनसे कुछ बात खाने लगी। वो बुजुर्ग औरत चुपचाप उसे महिला की बात सुन रही थी। फिर वापस वे दोनों कर में बैठकर चले गए और बुजुर्ग महिला वृद्ध आश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही और फिर भारी माँ से अपने आंसू पोंछाते हुए वृद्ध आश्रम में गई। कैलाश बाबू की और देखते ही अपनी सर के पल्लू से अपने चेहरे को छुपाने लगी और फिर बिना कुछ कहे महिला विभाग की तरफ चली गई। तभी कैलाश बाबू के साथ खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, आज फिर से एक माँ की ममता तार तार हो गई। फिर से एक माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। कैलाश बाबू बार बार इस महिला के चेहरे की ओर देखते जा रहे थे। उन्हें लगा कि जैसे वो उसे महिला को जानते हैं,
लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पे कि वो महिला कौन है। अक्सर कैलाश बाबू देखते कि वो महिला अपने पल्लू से अपना आधे से ज्यादा चेहरा छुपा कर रखती थी, लेकिन एक दिन जब वो महिला बागवानी के काम में लगी हुई थी तो कैलाश बाबू इस समय टहलने के लिए निकले। बागवानी करते करते उसे महिला के सर से पल्लू उतार गया। कैलाश बाबू को उसे महिला का चेहरा देखते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। ना जान कितने सवालों ने उनके दिमाग को घर लिया। इस समय उनका एक मित्र भी उनके पास आया और बोला, खाना खाने का समय हो गया है, तुम कहाँ घूम रहे हो और इतने गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते की न्यूज़ पर मौजूद थे लेकिन कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने गया। क्या बात है, कोई परेशानी है? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं, थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकाल आया था, बस मैं यही रहा था। आने के कमरे में बैठने के बाद कैलाश नाथ जी की नज़रें बार बार जानकी देवी को ही ढूंढ रही थी। वे उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आने की नौबत गई। उनका तो भारत पूरा परिवार था और हमेशा कहती थी कि वह अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश है, फिर आज ऐसा क्या हो गया? कैलाश बाबू उधर ही किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि 2 दिन पहले जो महिला वृद्ध आश्रम में आई थी वो आज खाना खाने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि वह माता जी आज बहुत दुखी हैं, इसलिए उन्होंने खाना खाने से माना कर दिया है। परेशान भी क्यों ना हो, आखिर जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया है ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी ना करें। बार बार अपने घर को याद कर रहे हैं। सुबह से अपने कमरे में बैठे रो जा रही थी, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बागवानी करने का कम दिया गया है। यह सब सुनकर कैलाश बाबू का माँ परेशान हो गया। वे जानना चाहते थे कि आखिर जानकी देवी के साथ हुआ क्या है, इसलिए थोड़ी देर बाद विभाग में जानकी जी के पास गए और कैलाश बाबू को अपने सामने खड़ा देखकर जानकी जी थोड़ा परेशान हो गई। तभी कैलाश बाबू ने कहा, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस हालात में कैसे पहुँची? जानकी जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। यह देखकर कैलाश बाबू और भी अधिक परेशान हो गए। उनका दिल किया कि जोर जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछें कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ आपको पुराने समाज की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। क्या बी का कोई आत्मसम्मान नहीं अपने विचारों में मगन? कैलाश बाबू वृद्ध आश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। अचानक यारी के किनारे से टकराया और वह गिरते गिरते एक पेड़ को पड़कर संभल गए। तभी पास से गुजर रहा वृद्ध आश्रम का कर्मचारी कहता है, अंकल जी आप ठीक तो है ना? कहानी चोट तो नहीं लगी? अपना पर दिखाइए, अगर लगी हो तो मैं अभी पट्टी कर देता हूँ। कैलाश बाबू खाने लगे। अरे नहीं, कुछ ज़्यादा चोट नहीं है, बचाव हो गया। इतना कहते हुए कैलाश बाबू प्रांगण में रखे बेंच पर जाकर बैठ गए और कुछ महीने पहले घाटी एक घटना को याद करने लगे जब वह बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे और उनके पर में ज्यादा चोट गई थी। उनकी बहू उसे चोट को देखकर भी अनदेखा करके अपने काम में लगी रही और उनका बेटा रोहन चिल्ला कर बोला, क्या संभल कर कम नहीं कर सकते? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं।
कोई काम ठीक से करना नहीं आता, जब देखो चोट लगाकर बैठ जाते हो और हमारा कम ही बढ़ते रहते हो। अगर कोई कम नहीं होता तो मत किया करो आराम से अपने कमरे में, क्यों नहीं बैठने पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हो। उससे इतना भी ना बन पाया कि अपने पिता का हालचाल पूछे या चोट पर मरहम पट्टी करें। एक दिन जब कैलाश बाबू का चश्मा टूट गया तो अपने बेटे से खाने लगे, बेटा मेरा चश्मा ठीक कर देना, टूट गया है, ठीक से दिखाई नहीं देता। इतनी बात सुनते ही बहू बीच में जोर से चिल्ला पड़ी कि बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्च बढ़ते रहते हैं और कोई कम धंधा तो करते नहीं है, बच्चों की तरह हरकतें हो गई है। आपकी ना जान ऐसा कितनी बार हुआ था जब कैलाश बाबू अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुके थे। अपने अतीत में झांकते कैलाश बाबू अभी अपने विचारों में खोए हुए थे, तभी सामने से उनके बुजुर्ग मित्र राधेश्याम जी आते हुए दिखाई दिए। राधेश्याम जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर कैलाश बाबू बोले, क्या बात है राधेश्याम, आज तो बड़े ही खुश नजर ए रहे हो। तभी राधेश्याम जी ने कहा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसका फोन आया था कि आज वो मुझे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। राधेश्याम जी की बात सुनकर कैलाश बाबू कुछ परेशान से हो गई और अपने मित्र से बोले, जी बेटे ने तुम्हारी ये हालात कर दी, तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़कर चला गया, साल में केवल कुछ डर के लिए तुमसे मिलने के लिए आएगा, तुम उसे बेटे के लिए खुश हो रहे हो। तभी राधेश्याम जी बोले, मैं तो इसी से खुश हूँ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन कैलाश जी उनसे नाराज होकर उनकी बात को बिना मैंने अपने कमरे में जाकर बैठ गए, सोने लगे कि यह किस्सा केवल मेरे साथ या जानकी जी के साथ ही नहीं है। वृद्धाश्रम में रहने वाले हर एक बुजुर्ग की कोई ना कोई कहानी है और सभी की जिंदगी में वृद्ध आश्रम में रहने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। बिना किसी वजह की अपनी मर्जी से कोई वृद्ध आश्रम में नहीं आता। जब तक कि एक व्यक्ति अंदर तक नहीं भर जाता तब तक वो यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन देखो, सभी बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भूलकर अपनी जिंदगी को यहाँ बिताने के लिए मजबूर है। कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयं को दल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू को, अपने पोत पोती को याद करके आंखों से आंसू बहते रहते हैं, बार बार अपने घर परिवार को याद करते हैं। माँ अपने घर के लिए लगाव भी है, लेकिन इस घर में रहने वाले बेटे बहू के दिए हुए गाव भी हैं। कैलाश जी को कविता लिखने का बहुत चौंका था, इसलिए अपना दिल बदलते के लिए भी कुछ डर के लिए कविता लिखने बैठ जाते थे। एक दिन जब वो एक कागज पर अपने विचारों को कविता का रूप दे रहे थे तो उसे पर अपने हालात बयान करते करते उनकी आंखें आंसुओं से डब डब गई। इस समय वृद्ध आश्रम का संचालक उनके पास आया और उन्हें आवाज लगे, कैलाश बाबू इस समय ही ठक कर बैठ गए और कागज को मोड़ कर अपनी जेब में रख लिया और अपने आंसू छिपाते हुए बोले, जी बोलिए कैलाश जी, आपका बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं, साथ में आपका पोता भी है। यह बात सुनकर कैलाश जी हैरान हो गए, साथ में उनके चेहरे पर नफरत के भाव भी ये गए। सोने लगे कि आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे ए गई। जब ऑफिस में गए तो उसे समय उनका 5 वर्ष का पोता
गोलू उन्हें देखते ही दादू दादू बोलते हुए झट से उनकी ओर दौड़ा और उनकी टांगों से चिपक गया। कैलाश बाबू की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब तक भी मां मार कर वृद्ध आश्रम में जैसे तैसे जी रहे थे, लेकिन अपने पोट को देखते ही उनका दिल कमजोर बने लगा। परंतु फिर अचानक दिमाग में विचार आया कि यह वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का है। ऐसा सोचते हुए गुस्से से अपने बेटे को देखते हुए बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जो यहाँ से, मुझे किसी से मिलने की कोई जरूर नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अपनी जिंदगी बड़े आराम से काट रहा हूँ। कम से कम यहाँ मेरे साथ कोई हंसने बोलने वाला तो है। वह पिताजी, दरअसल बात यह है कि आज गोलू का जन्मदिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है। गोलू की ख्वाहिश है कि आप भी उसके जन्मदिन पर उपस्थित रहे। यदि आप आएंगे तो आपके पोट को भी अच्छा लगेगा। तभी कैलाश बाबू बोले, देखो मैं वो घर छोड़ चुका हूँ और अब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता। इस समय उनका बेटा बोला, पिताजी आप घर चलिए, वहाँ आपके मित्र भी पार्टी पर रहे हैं, मैंने उन्हें भी बुलाया है। सभी आप पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी आएंगे, सब लोग आएंगे। आपके बड़े में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? तभी कैलाश बाबू बोले, अच्छा तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम लोग बुलाने आए हो। सभी रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए तुम मुझे बुलाने आए हो। अभी के अभी चले जो यहाँ से, मैं कहानी नहीं जान वाला हूँ। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो। जरूर पड़ी तो बुलाने गई, वरना इतने मीना से मैं यहाँ वृद्ध आश्रम में हूँ, एक बार भी सिल्वर लेने नहीं रहा हूँ। या माँ गया इतना तो दूर फोन करके भी मेरा हालचाल पूछने की जरूर नहीं समझी। तुम लोगों ने इतना तक नहीं पूछा कि घर छोड़कर वृद्ध आश्रम चले क्यों गए? आज जरूर पड़ी तो हाथ जोड़कर मुझे लेने गए हो। नहीं, अब से यही मेरा घर है, कहानी नहीं जाऊंगा अपने घर को छोड़कर। ऐसा कहते हुए कैलाश बाबू अपने कमरे की ओर जान लगे। तभी बेटा और बहू दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हम इन्हें घर लेकर जा सकेंगे और रिश्तेदारों के ताने सुनने से बच सकेंगे। इसलिए दोनों रोनी सूरत लेकर कैलाश बाबू के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए खाने लगे, पिताजी माफ कर दो, आपके पोट का जन्मदिन है, क्या आपको अपने पोट की खुशियों में शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा? इतनी बात सुनकर कैलाश बाबू का दिल पिघलने लगा। तभी गोलू बोला, चलो ना दादू, बहुत मस्ती करेंगे अपने पोट के बात सुनकर कैलाश बाबू खुद को रोक नहीं कर रहे थे, परंतु दोनों बेटा और बहू की करतूत की वजह से वो घर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन गोलू ने कहा तो वे घर जान को तैयार हो गए। फिर बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं घर पर चलूंगा और जैसे ही गोलू का जन्मदिन हो जाएगा उसके बाद मुझे वृद्ध आश्रम वापस लौटना है और तुम लोग मुझे वृद्ध आश्रम तक छोड़ने आओगे। बेटा बहू इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। गोलू का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी रिश्तेदार और आज पड़ोस के लोग बहुत अच्छे से मिलते जलाते हैं। कैलाश बाबू के पुराने मित्र भी आज उन्हें बहुत दिनों बाद मिले, परंतु कैलाश बाबू ने किसी से कुछ नहीं कहा और हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद उठाया। परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वे सोच रहे थे कि कल अपने बेटा बहू को जो सरप्राइज
मैं देने वाला हूँ उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब पार्टी खत्म हुई तो बहुत रात हो चुकी थी। उसे समय कैलाश नाथ जी घर पर ही रुक गई। जब अपने कमरे में सोने गए तो अपनी पत्नी सुधा की यादों में खो गई। आप भी ना दो, रोते से क्या पेट भरत है, एक रोटी तो और ले लीजिए, अभी गरम गरम सेक रही हूँ एक रोटी और मेरे खाने पर का लीजिए, आप खाता है तो मेरे तन को लगता है। अरे नहीं सुधा, मेरा पेट पूरा भर चुका है। और कितना खिलाओगी अपनी पत्नी को याद करते करते कैलाश बाबू सोने लगे कि एक सुधा थी जो मुझे एक गिलास पानी भी खुद से उठाने नहीं देती थी, और एक उसकी बहू है जिसने मुझे एक एक रोटी के लिए तरस दिया। छोटे से छोटा कम भी मुझ में पर डाल देती थी। सब्जी लेने से लेकर घर की साफ सफाई तक सब कम मुझे करवाती थी। होगी मुझे वह कम करने में भी हाज नहीं था, परंतु सब करने के बाद भी अगर घर में इज्जत ना मिले तो ऐसी जिंदगी किस कम की। अपनी पत्नी की यादों में गम, पता नहीं कब उनकी आंख गई। सुबह जब सोकर उठे तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वो बाहर आए तो बहू रेखा बोली, पिताजी तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्धाश्रम में छोड़कर आते हैं। ऐसा कहते हुए रेखा के माँ में विचार चल रहे थे कि कहानी पिताजी हमेशा के लिए यही रुकने का माना बना लेने, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देना ही उचित होगा। कैलाश बाबू उन्हें देखकर हैरान थे और अपने बेटे बहू की मंशा को अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसलिए वह भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वृद्धाश्रम में जान के लिए गाड़ी में बैठने लगता है, वह देखते हैं कि उनकी भू रेखा के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। माँ ही माँ सोने लगे कि चलो बेटा, आज तुम्हें जो सरप्राइज दूंगा उसके बाद से तो तुम वृद्धाश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगे। कैलाश बाबू ऐसा सोचकर कर में बैठ जाते हैं। एक पाल को अपने घर को निहारत हैं, फिर सोचते हैं कि ठीक है, जहाँ माँ को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए। यहाँ तो बेटे बहू को मुझे निकालना की बहुत जल्दी है, तो रखकर भी क्या करूँगा, अपना वृद्धाश्रम ही अच्छा है, जहाँ मैं अपने हिसाब से खाता हूँ, अपने हिसाब से राहत हूँ और अपने मनपसंद का कम करता हूँ, किसी की चिक चिक नहीं होती। जैसे ही वृद्धाश्रम के सामने कर रुकी तो बेटे बहू कर से उतार कर बाहर खड़े हो गए। कैलाश बाबू भी कर से निकले और अंदर जान लगे। जाते जाते रुक गए और पीछे मुड़कर अपने बेटे बहू को आवाज लगे। वे दोनों अपनी कर में बैठ अच्छे लगे थे। तभी कैलाश बाबू की आवाज सुनकर रुक गए। कैलाश बाबू ने फिर कहा, वापस मत जो, मुझे तुम्हें किसी से मिलन है। उनके बेटा बहू उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्धाश्रम के प्रांगण में पहुंच गए। कैलाश बाबू वहीं कम करने वाले एक व्यक्ति से जानकी जी को बुलाने को कहते हैं। जानकी जी जैसे ही बाहर आई वैसे ही कैलाश बाबू का बेटा उन्हें देखकर डांग रजाता है और बहू रेखा को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। दौड़कर जानकी जी के गले गई और फूट कूट करने लगी और बोली, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ कब आए और आपने मुझे बताया भी नहीं। परंतु उसकी बटन का जानकी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर रेखा बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं बताया तुम वृद्धाश्रम में हो। तुम्हारे भाभी से कितने दोनों से पूछ रही थी कि माँ से बात नहीं हो रही, माँ कहाँ है, एक बार तो मेरी बात करवा दो। तो भाभी ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो इसलिए मेरी तुमसे बात
नहीं हो पाएगी। और मैंने भी मान लिया कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, लेकिन मुझे यह पता था कि उसे जालिम औरत ने तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर जानकी जी फूट फूट करने लगी और बोली, बेटा तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे। मुझे 1 महीना पहले ही वह वृद्धाश्रम में छोड़कर चले गए थे। लेकिन माँ, आप मुझे फोन करके बता भी तो सकती थी, तुरंत यहाँ पहुँच जाती। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ यह सब करने की। इतना कहते हुए रेखा अपनी माँ से लिपट गई। मैं तुम्हें फोन करके कैसे बता सकती थी जी। दिन मैं वृद्धाश्रम में आई, मैंने ससुर जी को यहाँ देखा। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फर्क ही नहीं है। फिर मैं तुम्हें फोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूत के बारे में क्या बताती। इतना कहते हुए जानकी जी ने उसे अपने से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलन के लायक ही नहीं हो, इसलिए मुझे दूर रहो। यदि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है तो मेरी बेटी ने भी अपने ससुर को घर से निकाला है। तो कल मिलकर मेरी दोनों औलादें ही निकम्मी निकली। अब तो मुझे स्वयं को तुम्हारी माँ खाने पर भी शर्म आई है। एक ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और एक ने अपनी ससुर को घर से निकाल दिया। अपनी माँ की बातें सुनकर रेखा का से शर्म से झुक गया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं अपने ससुर के साथ कर रही हूँ वह मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। संगीत, तुम्हारी गलती माफ करने के लायक नहीं है। फिर भी अगर माफी मांगनी है तो मुझे नहीं, अपने ससुर जी से मांगो। अपनी करतूत पर शर्मिंदा हुई रेखा अपने ससुर जी की ओर मुड़ी और उनके पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। तभी रोहन ने भी माफी मांगते हुए कहा, अब आप दोनों घर चलिए और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। तो कैलाश जी और जानकी जी दोनों ने ही घर जान से माना कर दिया और कहा कि हमें अब अपने बहू बेटे या बेटी के पास नहीं रहना है। हम वृद्धाश्रम में रहकर ही सुखी है। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की, परंतु कैलाश जी और जानकी जी का एक ही जवाब था, एक बार धोखा कर चुके हैं। अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची है कि बार बार अपने बच्चों द्वारा दिए गए धोखे झेल सके। इतना कहकर कैलाश जी और जानकी जी अपने अपने कमरे में चले गए। रेखा और रोहन माँ से अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पिताजी के कमरे में उनके बिस्तर पर एक कागज रखा था जो शायद उनकी जेब में से निकालकर गिर गया था। जब रोहन ने उसे कागज को खोलकर देखा तो उसमें उनके पिताजी ने एक कविता लिखी हुई थी। क्या किसी ने देखा है, मौत से पहले भी मौत आई है। हाँ, मैंने देखा है। आज मौत से पहले भी मौत आई है। जब जिंदगी अपने आंखें भी पड़ाव परे जाती है, शरीर भी कम नहीं करता, केवल सांस आई जाती है। हाँ, मैंने देखा है, मौत से पहले भी मौत आई है। अपने पिता द्वारा लिखे इन शब्दों को देखकर रोहन के दिल पर ना जान कितने तीर एक साथ चुभने जैसा एहसास हुआ। और उधर रेखा अभी तक अपनी माँ की हालात को देखकर उसे सदमे से उबर नहीं पी थी, परंतु आज उन दोनों के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। किसी ने सही कहा है, संतान का अस्तित्व है माता पिता की वजह से, और माता पिता वृद्धाश्रम में है संतान की वजह से। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के